तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जेपीएससी के लिए हम लोग 100 टेस्ट का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत पेपर 1 जो जनरल जीएस है, इसके लिए हम लोग 50 टेस्ट कवर करेंगे। वहीं जो आपका पेपर 2 है झारखंड स्पेशल, इसके लिए भी हम लोग 50 टेस्ट को कवर करेंगे। इसमें से अगर आप देखिएगा तो पेपर 1 का पहला टेस्ट, पेपर 1 का दूसरा टेस्ट, जो कि 4 भाग में आपका कंप्लीट हो गया है। उसी सीरीज में देखेंगे तो पेपर 2 का भी जो पहला टेस्ट है वो भी आपका 4 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। और आज हम लोग पेपर 2 का जो टेस्ट नंबर 2 है, इसका हम लोग पहला पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो जो आपका पेपर 2 है, इसमें किन किन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो टेस्ट नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले भाग ए में हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था को कवर करेंगे। उसके अलावा भाग 2 में हम लोग झारखंड आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम लोग झारखंड के आदिवासी को कवर करेंगे। भाग सी में हम लोग झारखंड की विशिष्ट पहचान है, जिसमें जनजातीय भाषाएं, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये झारखंड की सामाजिक स्थिति को ये बतलाता है। भाग डी की बात करें तो जो है आपका लोक साहित्य, इसमें हम लोग लोक चित्रकला और शिल्पकला इसको कवर करेंगे। वहीं भाग ई की बात करें तो झारखंडी साहित्य और साहित्यकार की बात करेंगे, जिसमें हम लोग संथाली साहित्य को पढ़ेंगे, जो कि आपका जनजातीय साहित्य है। इसके अलावा भाग एफ के अंतर्गत हम लोग प्रमुख शिक्षण संस्थान को कवर करेंगे, जिसमें झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान की हम लोग बात करते हैं। भाग जी की देखें तो भाग जी के अंतर्गत हम लोग खेल कूद वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। पिछले सेक्शन में हम लोग पिछले टेस्ट में हम लोग हॉकी को पढ़े थे, आज के सेक्शन में हम लोग क्रिकेट को पढ़ेंगे। ठीक है। भाग एच में हम लोग झारखंड के भूमि संबंधी कानून जो है उसको पढ़ेंगे, जिसमें आपका सीएनटी का जो चैप्टर नंबर 1 है वो पढ़ेंगे। पिछले हम लोग झारखंड में भूमि संबंधी कानून जो है उसमें हम लोग आपका छोड़नागपुर भूधिरीति अधिनियम पढ़े थे, आज हम लोग सीएनटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। उसके बाद भाग आई में हम लोग झारखंड का भूगोल देखेंगे और झारखंड के भूगोल में झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। वहीं भाग जे की बात की जाए तो झारखंड की औद्योगिक नीति और जो विस्थापन और पुनर्वास नीति है, और जो आपका अन्य नीति वाला जो टॉपिक है, इसमें हम लोग झारखंड औद्योगिक नीति, औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टेस्ट में हम लोग औद्योगिक नीति 2001 और 2012 को पढ़े थे, आज हम लोग झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को पढ़ेंगे। भाग के अंतर्गत हम लोग प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान और औद्योगिक विकास, इसके अंतर्गत हम लोग आज तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग और आपका सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। भाग एल जो है, इसमें हम लोग झारखंड की योजनाएं और जो आपका उप योजनाएं हैं उसको हम लोग देखेंगे, और आज हम लोग शिक्षा से संबंधित योजनाएं के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टेस्ट में हम लोग सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को पढ़े थे, आज हम लोग शिक्षा से संबंधित योजनाओं को पढ़ेंगे। उसके बाद भाग एम जो है, जिसमें आपका जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य वाला टॉपिक दिया हुआ है, इसमें हम लोग आज वन अधिकार अधिनियम 2006 पढ़ेंगे और साथ ही साथ नियमावली 2008 पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक टॉपिक और है कैंपा, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। भाग एन की बात की जाए तो इसमें हम लोग पर्यावरण संबंधी तथ्य देखेंगे, जिसमें हम लोग आज जलवायु या जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वहीं भाग ओ की बात की जाए, झारखंड में आपदा प्रबंधन, जिससे भी आपका 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और इसमें हम लोग आज आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये रहा आज के टेस्ट का पूरा सिलेबस कि आज का टेस्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब हम लोग एक करके स्टार्ट करते हैं। तो इसको 4 पार्ट में या 5 पार्ट में जितना हो सके उतना भाग में इसको बांट के हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो आपका झारखंड का इतिहास हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। क्योंकि हम सभी को पता है कि शासन व्यवस्था जो है झारखंड के इतिहास में, शासन व्यवस्था से टोटल आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उसमें से हम लोग पहला जो है वो मुंडा शासन व्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो है वो 3 स्तर पे है। एक तो है आपका ग्राम स्तर पे, एक होता है आपका पट्टी स्तर पे, जिसको पढ़ा स्तर भी बोला जा रहा है, और तीसरा होता है आपका राज्य स्तर पे, जिसके हेड जो है वो आपका महाराजा होते हैं। ठीक है। तो इसको जान लीजिए कि नागवंशी शासन व्यवस्था जो है वो आपका 3 स्तर पे देखने को मिलता है। अभी बस इतना ही जानिए, इसके आगे का नोट्स हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसको कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो महाराज है वो राजा को महाराजा शब्द से संबोधित किया जाता है, और ये राज स्तर का जो है प्रमुख होता है, राज्य स्तर का। देखिए ये 3 लेवल पे होता है। मान लीजिए ऐसा, सबसे नीचे आपका क्या है तो आपका ग्राम स्तर है, और ग्राम स्तर का जो हेड होता है वो होता है आपका महतो, और उसका जो सहायक होता है वो होता है भंडारी। अब भंडारी जो है वो अनाज भंडारण का जो है वो काम करता है। तो ग्राम स्तर पे हेड महतो होंगे,
और उसका सहायता करने के लिए एगो भंडारी होता है। भंडारी जो है वो अनाज भंडारण करने का भी काम करता है। उसके अलावा सेकेंड जो स्तर है वो है आपका पट्टी। पट्टी को पढ़ा स्तर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक वर्ड होता है भूंइयर। भूंइयर जो है वो आपका न्यायिक और राजनीतिक अधिकार रखता है, और इसी का हेल्प करने के लिए पाहन होता है जो कि धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। इसके बाद सबसे ऊपर में होता है आपका राज्य स्तर, जहाँ पे हेड होते हैं आपके महाराजा, और महाराजा का 2 सहायक होता है। एक है दीवान जो कि वित्तीय प्रमुख होता है, फाइनेंशियल हेड होता है, और एक होता है पांडे जो कि संदेशवाहक होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नागवंशी शासन व्यवस्था जो है वो आपका 3 स्तर पे देखने को मिलेगा। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं क्या है क्या नहीं है। सो बोला जा रहा है कि जो महाराज है जो कि आपका राज्य स्तर पे है, तो महाराज को, राजा को जो है वो आपका महाराज शब्द से संबोधित किया जाता है। और ये जो महाराज है यानी कि राजा जो है वो आपका राज्य स्तर का प्रमुख होता है। दीवान जो है वो आपका राज्य का वित्तीय प्रमुख होता है तथा राज्य के सभी वित्तीय कार्यों के लिए यही जिम्मेदार होता है। तो महाराज का 2 सहयोगी होता है, एगो दीवान होता है, एगो पांडे होता है। ये तीनों आपके जो है वो राज्य स्तर के कहलाएंगे। वहीं अगर हम लोग देखें तो भूंइयर और जो पाहन है ये आपके पट्टी स्तर के हैं। वहीं अगर हम लोग महतो और भंडारी की बात करें तो ये आपका ग्राम स्तर पे है। तीनों कंप्लीट याद हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं होगा। तो महाराज जो है वो राजा को महाराज शब्द से भी संबोधित किया जाता है, और ये राज्य स्तर के प्रमुख होते हैं। महाराज का हेल्प करने के लिए एगो दीवान होता है, एगो पांडे होता है। दीवान जो है वो राज्य का वित्तीय प्रमुख होता है, और जो राज्य के सभी वित्तीय कार्यों को यही देखता है। इसके अलावा एगो पांडे होता है जो कि पंच के द्वारा या फिर पढ़ा राजा के द्वारा लिए गए निर्णयों को लोगों तक यही पहुंचाता है, और लोगों की जो है बातें महाराज तक और महाराज की बातें लोगों तक पहुंचाता है। यानी कि ये एक तरह से संदेशवाहक होता है। कौन? तो पांडे। तो पांडे क्या है? तो पांडे एक तरह से आपका जो है वो संदेशवाहक है। क्लियर? तो राज्य स्तर पे महाराज, दीवान और पांडे होते हैं। उसके बाद आ जाइए पट्टी स्तर पे। पट्टी स्तर पे आपके 3 व्यक्ति होते हैं, एक है भूंइयर, 2 व्यक्ति होते हैं, एक है भूंइयर और एक है पाहन। तो भूंइयर जो है वो आम जनता से मालगुजारी यानी कि जोती या फिर बेची जाने वाली ज़मीन का वह कर जो सरकार को दिया जाता है। तो ज़मीन पे कृषि किया जा रहा है तो उसके ऊपर वो टैक्स ले रहा है। ज़मीन को आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। तो इस तरह से जो भूंइयर है वो आम जनता से मालगुजारी करता है, टैक्स का वसूली करता है, और वसूलने के लिए उत्तरदायी है भूंइयर। और ये आपका किस स्तर पे है? तो पट्टी स्तर पे है। उसके बाद पट्टी स्तर पे एक और व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं पाहन। तो पट्टी स्तर के सभी प्रकार के जो धार्मिक कार्य हैं इनका आयोजन और इनका जो संचालन है वो पाहन के द्वारा किया जाता है। आगे देख लीजिए महतो जो है वो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है और यही हेड भी होता है गांव का। अब भंडारी जो है वो राजा के गांव में खेती करने का तथा अनाज भंडारण हेतु ये उत्तरदायी होता है। तो राजा के गांव में खेती करना और अनाज का भंडारण करना ये सभी जो है वो भंडारी का काम है। यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपको समझ में आ गया है। तो पहला चीज़, जब कभी भी आप नागवंशी शासन व्यवस्था देखिएगा तो बोलिएगा कि यहाँ पे जो शासन है वो 3 स्तर पे है। पहला स्तर क्या है? आपका राज्य स्तर है जिसके हेड जो है वहाँ पे 3 व्यक्ति होते हैं, महाराज, दीवान और पांडे। उसके बाद दूसरा स्तर जो है वो पट्टी स्तर है जहाँ पे 2 व्यक्ति होते हैं, भूंइयर और पाहन। उसके बाद तीसरा स्तर जो है वो ग्राम स्तर है जहाँ पे महतो और भंडारी होते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा। यहाँ तक की बातें याद हो गई है आपको, ध्यान में रहना है। ये इन लोगों का शासन व्यवस्था है। अब हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले बताया जाता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ जो है वो प्रथम शताब्दी में लगभग 64 ईस्वी में हुआ था, और ये राजा फनी मुकुट राय इसमें शासन व्यवस्था के जो है वो प्रथम शासक थे। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ फनी मुकुट राय के द्वारा 64 ईस्वी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में, और यही जो है वो नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक भी थे। यह शासन जो है वो यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित किया गया था, और फनी मुकुट राय जो है वो सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाती है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें जो राजधानी था वो सुतियांबे था, और ये स्टार्ट हुआ था 64 ईस्वी में, और इसके पहले राजा थे फनी मुकुट राय। क्लियर? नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया, और इसके शासनकाल में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था को संचालन होता रहा। तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो है वो आपका मुंडा राज के बाद स्थापित हुआ है। अब मुंडा राज के बाद जो है वो आपका, हम लोग जानते हैं मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था नहीं, मुंडा राज, जिसमें आपका मदरा मुंडा इन सभी की बात करते हैं, सुत या नागखंड
इन सभी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मदरा जो है आपका मुंडा राज के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था अस्तित्व में आता है। और यहाँ पे जो है वो मुंडा राज से भी इसका जो है व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था से भी इसका जो है वो ये नागवंशी शासन व्यवस्था को और भी ज़्यादा विस्तृत किया गया था। और इसके शासनकाल में जो पहले की जो भू व्यवस्था है, कर व्यवस्था है तथा शासन का जो व्यवस्था है, ये संचालित यहाँ पे हो रहा था, जिसका और भी दायरा क्या हो गया था, बढ़ गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, लंबे समय अंतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है। तो लंबे समय अंतराल के बाद जब मुगलों का आक्रमण हुआ, तो मुगलों के आक्रमण के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना जो है वो नागवंशी राजाओं से नजराना यानी कि अधिनियमित मालगुजारी लिया जाने लगा। चूँकि इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी, परिणामतः संपूर्ण राज्य के कर का जो भाग है वो नागवंशी शासन पर पड़ने लगा। सिंपल सी बात है, जब मुगलों का आक्रमण हुआ और मुगलों के आक्रमण के बाद जब हम लोग का जो है वो मुगलों का अधीन हो गया ये राज्य, झारखंड राज्य, तब इसमें जो नागवंशी शासन व्यवस्था में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ। चेंजेस ये हुआ कि जो आपका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मुगल सेना के द्वारा नागवंशी राजाओं से टैक्स लिया जाने लगा। फिर देखा जाता है कि इस शासन व्यवस्था में आम रैयत से कोई भी वसूली नहीं किया जाता था, और इसलिए क्या हुआ कि संपूर्ण राज्य से ही जो है टैक्स का जो भार है वो नागवंशी शासन पे ही पड़ने लगा, शासन व्यवस्था पे ही पड़ने लगा, क्योंकि यहाँ पे आम रैयतों से टैक्स नहीं लिया जाता था। उसके बदले में जो है वो इसी नागवंशी राज्य से ही टैक्स लिया जाता था आम रैयतों की जगह पे। जब आम रैयत टैक्स नहीं दे रहे हैं, इनके बदले में नागवंशी राज्य टैक्स दे रहा है, तो नागवंशी राज्य के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, इसका राजकोष खाली होगा, ये कमज़ोर होगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 ईस्वी में जो मुगल शासक जहांगीर जो है वो नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बना लेता है और इसको 12 साल तक ग्वालियर के किले में बंद रख देता है। ठीक है, तो मालगुजारी जब नहीं दिया तो इस कारण से 1615 ईस्वी में जो आपका जहांगीर है मुगल शासक, वो दुर्जन साल को बंदी बना लेता है और इसको 12 साल तक ग्वालियर किले में बंद रखता है। बाद में बंदी से रिहा होने पर दुर्जन साल को जो है वो 6000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना जो है वो स्वीकार कर लेता है। नागवंशी राजाओं ने अब आम रैयतों से लगान वसूलने की जो प्रक्रिया है इसको शुरू कर दी। इसे वसूलने की जो जिम्मेदारी है वो पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया था, जिसे भूंयहर भी कहा जा रहा था। तो जो आपका देखिए पढ़ा राजा कहने मतलब जो पट्टी में है, पट्टी स्तर पे जो है, पट्टी स्तर पे जो पढ़ा है, तो पढ़ा का जो प्रमुख है यानी कि पट्टी स्तर पे जो हेड है उसको मानकी कहा जाता है, और मानकी को ही भूंयहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आम रैयत से भूंयहर जो है वो वसूलता है लगान, और ये भूंयहर जो है वो आपके राजा को लगान देता है, और राजा जो है वो मुगल शासकों को लगान देता है। क्लियर। बाद में कालांतर में नागवंशी शासन में और परिवर्तन हुए, और अब भूंयहरों के स्थान पे राजा के जागीरदार लगान वसूली करने लगे। तो धीरे धीरे नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, और अब भूंयहरों के स्थान पे राजा के जो जागीरदार होते हैं वही लगान वसूली का कार्य करने लगे, और उनके द्वारा वसूली की जाने लगी, और जो इससे जो वसूली की गई जो राशि है वो मुगल शासकों के मांग पर ही दी जाती थी, और इस अनियमित कर को पेशकश या फिर नजराना कहा जाता था। तो मुगल शासक जितना भी लगान मांगते थे वो मजबूरन इनको देना ही पड़ता था। फिर देखिए वर्ष 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गया था। कहाँ पे मिला था? मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में दीवानी अधिकार मिल गया। इसके मिलने के बाद जो है पटना काउंसिल के अंतर्गत पोर्ट विलियम को छोटानागपुर क्षेत्र से भी कर वसूलने का जो है वो कार्यभार मिला, लेकिन वह नियमित कर वसूलने में नाकामयाब रहा। तो 1765 ईस्वी में पूरे भारत के ऊपर 3 राज्यों में जो है विशेषकर 3 प्रांतों में टैक्स लेने का अधिकार, दीवानी अधिकार मिल गया था अंग्रेजों को। इसके बाद इसी के तहत छोटानागपुर क्षेत्र से भी जो है टैक्स वसूला जाने लगा, और इसी समय जो है वो फोर्ट विलियम को छोटानागपुर क्षेत्र से कर वसूलने का जो है वो कार्यभार मिला, लेकिन वो रेगुलर रूप से वो टैक्स वसूलने में नाकामयाब रहा। उसके बाद 1773 ईस्वी में व्हिटली को छोटानागपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया, और उसे भी असफलता ही हाथ लगी। ठीक है, उसके बाद 1780 ईस्वी में छोटानागपुर, खास, रामगढ़ और चतरा को मिलाकर रामगढ़ बैंक बनाया गया, जिसका जो संचालन है वो शेर घाटी गया से होता था, और इसके अंतर्गत
कर वसूली की जो जिम्मेदारी है वो आपका चॉपमैन को दी गई थी, लेकिन वह भी क्या रहा, नाकामयाब रहा। इसके बाद 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, और जिसके तहत स्थानीय राजाओं को जमींदार बना दिया गया और उनके द्वारा ही लगान वसूली का कार्य जो है प्रारंभ किया गया। सिंपल सी बात है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, उसके कारण क्या हुआ, जो आपका स्थानीय राजा है, इन स्थानीय राजाओं को वो जमींदार बना दिया और जमींदारों के द्वारा ही लगान वसूली का कार्य प्रारंभ कर दिया। अंततः अंग्रेजों की जो है राज व्यवस्था लागू हो गई और मुंडा शासन व्यवस्था पर नागवंशी शासन व्यवस्था का पतन हो गया। तो मुंडा शासन व्यवस्था जैसा ही नागवंशी शासन व्यवस्था का भी धीरे धीरे क्या हो गया, पतन हो गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो अस्थायी बंदोबस्त लाया, जिसके तहत क्या किया, वो स्थानीय जो भी राजा है, राजा को ही जमींदार बना दिया और जमींदार को ही बोला जा रहा है कि आप अब लगान वसूलिए और लगान वसूल के हम लोग को दीजिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो पहला टॉपिक था आपका नागवंशी शासन व्यवस्था, ये इसको आप याद रख लीजिएगा। तो ये रहा आपका नागवंशी शासन व्यवस्था। तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं था। आप नागवंशी शासन व्यवस्था में देखते होंगे कि ये राजा, इस राजा के समय राजधानी कहाँ है, वो कहाँ है, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल नागवंशी शासन व्यवस्था को कंप्लीट कर रहे हैं। किसको, तो नागवंशी शासन व्यवस्था को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे झारखंड के इतिहास में। तो नागवंशी शासन व्यवस्था कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो ये 3 स्तर पे था। ग्राम स्तर पे महतो और भंडारी थे, पट्टी या फिर पढ़ा स्तर पे भुंयर और पाहन थे, जबकि राज्य स्तर पे महाराजा थे और दीवान और आपका पांडे थे। क्लियर, यहाँ तक की बातें आपको जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं नए टॉपिक की ओर। तो नया टॉपिक जो है वो आपका है झारखंड आंदोलन, जिसमें झारखंड आंदोलन में हम लोग झारखंड के आदिवासी वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो झारखंड आंदोलन में हम लोग झारखंड के आदिवासी इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो बोला जा रहा है कि झारखंड में आदिवासियों का जो अधिवास है वो पूरा पाषाण काल से ही रहा है। बिल्कुल सही बात है। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी जनजातियों की चर्चा देखने को मिलती है। झारखंड की जनजाति को वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति, गिरिजन इन सभी शब्दों से पुकारा जाता है। आदिवासी शब्द का जो अर्थ होता है वो आदिकाल से रहने वाले लोग होते हैं। आदिवासी शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग है वो गांधीवादी नेता ठक्कर बप्पा ने किया था। तो ठक्कर बप्पा ने आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है, यानी कि उसको नोटिफाइड किया जाता है आर्टिकल 342 के तहत। अनुसूचित जनजाति एक संवैधानिक नाम है, किंतु संविधान जनजाति शब्द को परिभाषित नहीं करता है और जनजातियों की सूची का ये उल्लेख करता है। तो देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति जो है वो एक आपका संवैधानिक नाम है, लेकिन संविधान में कहीं भी जनजाति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही परिभाषित किया गया है। क्लियर। इसके अलावा जनजातियों की सूची हम लोगों को देखने को मिलती है। आगे देख लीजिए, झारखंड राज्य का जब निर्माण हुआ था तो उस समय झारखंड में टोटल जो वो 30 गो अनुसूचित जनजाति थी, लेकिन अब 2003 में ये जो है वो 32 गो हो गई। बाद में इसमें जो है वो आपका कवर जनजाति और कोल जनजाति झारखंड की 31वीं और 32वीं जनजाति के रूप में आई। तो जब झारखंड आज़ाद हुआ 2000 में, तब आपका यहाँ पर झारखंड में 30 गो जनजाति था। उसके बाद 31वां जनजाति के रूप में कवर और 32वां जनजाति के रूप में कोर ये शामिल हुआ। इसके बाद झारखंड में 32 जनजातियों का निवास करती थी, जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः कैसी थी, तो सबसे ज़्यादा जो है संथाल थी, उसके बाद उरांव है, उसके बाद मुंडा है, उसके बाद हो है। इसके बाद देख लीजिएगा तो वर्ष 2022 में पुराण को भी झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया और इस प्रस्ताव को लागू होने पर झारखंड में जनजातियों की जो संख्या वो 33 हो गई। तो पहले 30 गो था, फिर 31वां कवर बना, 32वां कोल बना और आपका 33वां जो है वो पुराण बना। जनजातियों से संबंधित मुद्दों का जो व्यापक शोध व जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने हेतु जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना 31 अक्टूबर 1953 को की गई थी। तो जनजातियों से संबंधित कोई भी मुद्दा है उसका व्यापक शोध करना है, जनजातीय कला और संस्कृतियों को संरक्षण प्रदान करना है, तो इसके लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। तो जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना 31 अक्टूबर 1953 को किया गया था। और देखिए, मोरहाबादी रांची स्थित इस संस्थान का जो नाम है बदलकर बाद में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान कर दिया गया। तो ये जो आपका जनजातीय अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1953 को किया गया था रांची के मोरहाबादी में।
बाद में इसी का नाम बदल के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान कर दिया गया। क्लियर। आगे देखिए, झारखंड में 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आती हैं, 24 नहीं 25 को। इसके अलावा 8 गो जनजातियां हैं, उनको आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। आदिम जनजाति कौन कौन है? असुर है, बिरजिया है, बिरहोर है, सबर है, कौरवा है और पहरिया है। उसके बाद माल पहाड़िया और सौरैया पहाड़िया। तो बिरहोर, कोरवा, असुर, पहरिया, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, बिरजिया और सबर, ये सभी 8 गो आदिम जनजाति है। और यहाँ पे 24 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 25 गो अनुसूचित जनजातियाँ हैं। झारखंड में 25 गो जनजातियाँ हैं और 8 गो आदिम जनजातियाँ हैं। क्लियर। 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 86,45,042 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। अब पूरे झारखंड में हम लोग देखें तो जनजाति कितना है, जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134 है, जिसमें से 86,45,042 जो है वो आपका केवल जनजातीय है, 26.2%। देश के कुल जनजातीय आबादी का 8.3% जो है वो झारखंड राज्य में निवास करता है। और जनजातीय आबादी की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कितना स्थान है? तो 6ठा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के प्रमुख जनजातियों में पहले स्थान पे कौन आता है? तो संथाल आता है, जो कि 31.86 है। दूसरे स्थान पे उरांव आता है, जो कि 19.86 है। तीसरे स्थान पे मुंडा आता है 14.22 के साथ। और तीसरे स्थान पे हो आता है 10.74 के साथ। झारखंड की 4 प्रमुख जनजातियां संथाल, उरांव, मुंडा और हो, कुल जनजातीय आबादी में 3/4 भाग इसी का है। तो कुल जितना भी आबादी है जनजातियों का, उसमें से लगभग 3/4 भाग केवल संथाल, उरांव, मुंडा और हो का ही है। आगे देख लीजिए, राज्य की कुल जनजातीय आबादी 32 समूह में आदिम जनजातियाँ 8 गो है। इसकी जो संख्या है वो 2,92,359 है, जो कि राज्य की कुल जनजाति का या कुल आबादी का 3.38% है। और ये राज्य की कुल आबादी का 0.88% है। तो झारखंड में 32 नहीं, यहाँ पे लिखिएगा 33 जनजाति। तो झारखंड की जनजातीय आबादी जो है वो आपका 33 जो समूह है, इसमें से आदिम जनजातियों का जो समूह है वो 8 गो है। और आदिम जनजातियों की बात करें तो इसकी जो संख्या है वो 2,92,359 है, जो कि पूरे जनजातीय समूहों का यानी कि जो आपका 86,45,042 है उसका ये 3.38% है। और राज्य की टोटल जो आबादी है 3,29,88,134, उसका ये 0.88 है आदिम जनजाति। आगे देख लीजिए, आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि पूर्वकालीन है तथा इसका जो जीवन यापन है वो आखेट, शिकार और झूम कृषि पर ही आधारित है। ठीक है, ये तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इतिहास की बात जो करते हैं, इसका इतिहास, जनजातियों के इतिहास के बारे में। तो बोला जाता है कि झारखंड में खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन जो है वो आपका कैमूर पहाड़ियों की तरफ से माना जाता है। और मुंडा जनजाति के बारे में मान्यता है कि इस जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से होकर छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया है। और झारखंड में नागवंश की स्थापना में मुंडा जनजाति का जो है वो आपका अहम योगदान रहा है। उरांव जनजाति जो है वो दक्षिण भारत के निवासी थे, जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटानागपुर प्रदेश में आए थे। और इनकी जो एक शाखा है वो राजमहल क्षेत्र में आकर बसी, तो दूसरी शाखा जो है पलामू में आकर बस गई। प्रजातीय तत्वों के आधार पर अगर हम लोग इसका विभाजन करें तो बोला जाता है कि झारखंड की सभी जनजातियों जो है वो आपका BS गुहा ने प्रोटोस्टैट वर्ग में रखा है। तो अधिकांश झारखंड के अधिकांश जो जनजातियाँ हैं वो आपका प्रोटोस्टैट समूह में है, BS गुहा साहब के द्वारा। इसके अलावा झारखंड की जनजातियाँ श्रीलंका की बेड्डा जनजाति और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। राम प्रसाद चंद्र ने झारखंड की जनजातियों को निषाद कहा है। और H रिजले साहब के अनुसार झारखंड की जनजातियाँ जिनमें मुंडा, उरांव, हो, बिरहोर, खड़िया आदि प्रमुख हैं, वो सभी द्रविडियन जाति या द्रविडियन प्रजाति से संबंधित है। तो देख लीजिए, द्रविडियन से 12 या 13 गो होंगे, बाकी बात सभी प्रोटोस्टैट समूह से संबंधित है। तो द्रविडियन समूह से 10 या 12 गो होंगे, बस इतने याद रख लीजिएगा। इसका सामान्य शारीरिक लक्षण जो है वो काली त्वचा, नाटा कद, लहरदार और घुंघराले बाल, चौड़ी और चिपटी नाक और आपका जड़ पर धंसी हुई है। इसकी भाषा की बात की जाए तो ग्रीसन ने झारखंड क्षेत्र की जनजातियों का जो भाषा है वो ऑस्टिक, मुंडा भाषा और द्रविडियन समूह में बांटा है। भाषा की दृष्टि से मुंडारी, संथाली, बिरहोरी, खड़िया, भूमिज, हो, ये सभी आपका ऑस्टिक भाषा से संबंधित है।
सिर्फ उरांव जनजाति जो है वो आपका कुड़ुक भाषा से, और माल पहाड़िया और सौल पहाड़िया जो है जनजाति है वो मालतो भाषा द्रविड़ समूह की मानी जाती है। बाकी बात अधिकांश जो है वो आपका जो है वो ऑस्ट्रिक भाषा समूह से जुड़ा हुआ है, जबकि उरांव जनजाति कुड़ुक भाषा से और माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया जनजाति मालतो भाषा से जुड़ा हुआ, जो कि द्रविड़ समूह की मानी जाती है। कुछ जनजातियों की जो बोली है वो सदानी है, यानी कि इंडो आर्यन भी है। समाज और संस्कृति की बात करते हैं हम लोग, तो झारखंड के प्रत्येक जनजाति के अपने अपने धार्मिक कर्मकांड है, सामाजिक आचार विचार है, विधि विधान है, परिवार है, गोत्र है, जन्म मृत्यु संस्कार इत्यादि है। सभी का अलग अलग अपने अपने हैं, जो अन्य जनजातियों से इनकी जो है पहचान अलग करते हैं। जनजातियाँ गांव में विशिष्ट संस्थाएं होती है जो इनकी संस्कृति को विलक्षणता प्रदान करती है। और गांव के बीच में अखड़ा होता है जो कि नाच का मैदान होता है, पंचायत स्थल होता है। और गांव में सरना जो है वो पूजा स्थल होता है। तो एक इन लोग का अखड़ा भी होता है, पंचायत स्थल और नाच का मैदान, और सरना भी होता है, पूजा स्थल। जनजातीय गांव की एक अन्य प्रमुख विशेषता युवागिरी होती है, जो कि आपका शिक्षण प्रशिक्षण का संस्था है। उरांव जनजाति में इसी को धूमकुड़िया कहा जाता है, और मुंडा जनजाति, असुर जनजाति और कोरा जनजाति में इसी को जो है आपका गिती ओड़ा का कहा जाता है। जनजातियों में गोत्र को कीली कहा जाता है, पारी कहा जाता है, कुंदा कहा जाता है, इन सभी के नाम से जाना जाता है, अलग अलग नामों से। और जनजातीय परिवार प्रायः एकल होते हैं, कहीं कहीं पे आपका जो संयुक्त परिवार भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी जो संख्या वो बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। झारखंड का जो जनजातीय समाज है वो आपका अधिकांश पितृसत्तात्मक होता है, पैट्रियार्कल होता है। उत्तराधिकार जो है वो पुरुष पंक्ति में चलता है। पिता की संपत्ति में पुत्र का हिस्सा होता है, लेकिन उसमें लड़की का हिस्सा जो है नहीं होता है। झारखंड की जनजातियों में बच्चों के जन्म के समय छठी संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, नामकरण संस्कार, मरणोपरांत मृत्यु संस्कार की भी प्रथा देखने को मिलती है। और शव को जलाने का भी और शव को गाड़ने दोनों का भी जो है वो प्रथा देखने को मिलती है। जनजातीय समाज में पुरुष महिला का सम्मानजनक स्थान होता है। इनका समाज लिंग भेद का जो है वो इजाज़त नहीं देता है, यहाँ पे आपका लिंग भेद नहीं दिखता ज़्यादा। प्रायः सभी जनजातियाँ पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तथा ये स्वर्ग और नरक को भी मानते हैं। इनका पेय अगर कोई है तो वो आपका चावल से बनी हुई हड़िया है, ठीक है। विवाह संस्कार या फिर उनकी जो परंपरा की बात करें तो बोला जाता है कि जनजातीय परिवार साधारणतः एक विवाही होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये दूसरी या तीसरी पत्नी रखते हैं। बाल विवाह की जो है प्रथा वो प्रायः नहीं देखी जाती है। दहेज प्रथा भी यहाँ पे नहीं है, बल्कि यहाँ पे वधू मूल्य की जो है वो परंपरा है। दहेज प्रथा नहीं है बल्कि वधू मूल्य है। वधू मूल्य विभिन्न जातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि पोन, वसंथाल, होक, करमाली, सोरैया, पहाड़िया, इन सभी में वधू मूल्य को पोन कहा जाता है। जबकि मुंडा जनजाति में गोनोंग कहा जाएगा, सबर जनजाति में पोटे, किसान और पहरिया जनजाति में डाली, और बंजारा जनजाति में हरजी, और कबर जनजाति में सुकद्दम, इन सभी नाम से जाना जाता है वधू मूल्य को। विवाह के पूर्व सगाई का रस्म केवल और केवल बंजारा जनजाति के लोग ही करते हैं तथा दहेज लेते और वधू मूल्य ये देते हैं। दहेज लेते हैं और वधू मूल्य देते हैं। तो विवाह के पहले सगाई का जो रस्म है केवल और केवल बंजारा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। वैवाहिक रस्म जो है वो आपका रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा प्रायः सभी जनजातियों में मिलती है, केवल केवल खोंड जनजाति में ये जो है वो आपका जयमाला की प्रथा देखने को मिलता है। जनजातियों में विवाह के रस्म पुजारी, पाहन, दवरी, नाए आदि के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, और कुछ जनजातियों में विवाह जो है आपका ब्राह्मण लोग भी करवाते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया है। झारखंड की जनजातियों के जीवन साथी चुनने के विभिन्न तरीके प्रचलित है, जैसे कि आपका राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, पलायन विवाह, वधू मूल्य विवाह, गोलहर विवाह, हट विवाह इत्यादि। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो बोला जाता है कि कृषि जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, किंतु जीविकोपार्जन के लिए ये अन्य साधन भी करते हैं, जैसे कि वनोत्पाद संग्रहण, शिकार करना, शिल्पकारी करना, पशुपालन करना, मजदूरी करना, ये सभी काम भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा जीवन निर्वाह के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। एक आपका कृषक जनजाति जो कि संथाल है, मुंडा है, हो है, उरांव है, भूमिज है। शिकारी संग्रहकर्ता बिरहोर है, कोरबा है, खड़िया है। घुमंतु कृषक की बात की जाए तो सौरैया पहाड़िया है। शिल्पकार की बात की जाए तो ये आपका करमाली है, लोहार है, चीक बड़ाई और महली है। धार्मिक व्यवस्था देखी जाए इनका जनजातियों का तो बोला जाता है कि
जनजातियों का प्राचीन धर्म जो है वो आपका सरना धर्म है, और इसमें जो बोला जाता है कि इसमें जो है प्रकृति की पूजा की जाती है, और इनके अधिकांश जो पर्व है वो आपका कृषि प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे कि सरहुल, कर्मा, सोहराय यहाँ के प्रमुख पर्व माने जाते हैं। अधिकांश जनजातियों के सर्वोच्च देवता जो है वो आपका सूर्य देवता है, जिससे संथाल, मुंडा, असुर, भूमिज आदि, सिंगभोगा, हो, सिंगी, माल, पहाड़िया, बेरू, महली, सुरजी, देवी, सबर, पुंडी, सूम, खोंड, बेलापुन आदि नाम से पुकारते हैं। तो इनके जो सर्वोच्च देवता है वो सूर्य देवता है, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि सिंगभोगा मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, असुर जनजाति, भूमि जनजाति पुकारते हैं। हो जनजाति में सिंगी, माल पहाड़ी जो लोग हैं वो बेरू, महली जनजाति लोग सुरजी देवी, और सबर जनजाति पुडिंग सुम, और खोंड जनजाति बेलापुन नाम से पुकारते हैं। उरांव अपने सर्वोच्च देवता जो है वो धर्मेश को मानते हैं, और स्वरैया पहाड़िया जो है अपने जो है वो सर्वोच्च देवता बोड़ो गोसाई को मानते हैं, और गोंड जनजाति जो है वो बूढ़ा देव को मानती है, और बिंझा जनजाति जो है वो आपका विंध्यवासिनी देवी को मानती है। बंजारा जनजाति बंजारा देवी को मानती है। गोड़े जनजाति पूर्बिया को मानती है, और बिरहोर जनजाति वीर को मानती है। बथुड़ी जनजाति पोला ठाकुर को मानती है। खड़े जनजाति गिरिंग को मानती है, और खरवार जनजाति मुट्टू कड्डी को मानती है। वहीं भूमि जनजाति की बात करती है आपका गोराई ठाकुर को अपना प्रमुख देवता मानती है, और लोहरा जनजाति विश्वकर्मा को, और परहिया जनजाति धरती माई को अपना जो है वो पर सर्वोच्च देवता मानते हैं। इसके बाद देख लीजिए, जनजातियों का अपना धार्मिक विशेषज्ञ जो होता है उसको पुजारी कहते हैं, जैसे कि मुंडा जनजाति उरांव जनजाति में पाहन होता है। बैगा जनजाति में देखो खरवार जनजाति, खड़िया जनजाति, असुर जनजाति, बिंझिया, किसान आदि जनजातियों में बैगा होता है। पहाड़िया जनजाति, सबर जनजाति, बथुड़ी जनजाति और इन सभी में देवरी होता है। और माल पहाड़िया इसमें देहुरी होता है, एक जगह देवरी एक जगह देहुरी। और संथाल जनजाति में नायके होता है, और बिरहो जनजाति में नाये होता है, और आपका भूमि जनजाति में लाया होता है, और चेरो जनजाति में गोसाई होता है। ठीक है। इसके अलावा नृत्य, संगीत और खान पान की बात की जाए जनजातियों की, तो बोला जाता है कि यहाँ की जनजातियाँ लोक सांस्कृतिक विरासत भी यहाँ का जो है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव है। शास्त्रीय नृत्य संगीत का झारखंड में भले अभाव हो, लेकिन लोक संगीत और लोक नृत्य यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भरमार है। शास्त्रीय नृत्य झारखंड में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे लोक संगीत और लोक नृत्य की यहाँ पे जो है भरमार देखने को मिलती है। वही जीवन है यहाँ के लोगों का। झारखंडी भाषाओं में एक लोकप्रिय कहावत है, यहाँ बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। तो यहाँ पे झारखंड में कहावत है कि यहाँ बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। सरहुल, जदूर, करम, जतरा, झूमर, बोया, ब्रोया, माथा, डोमकस, सोहराय, अंगनई, चाली, फगुडाई आदि यहाँ के प्रमुख जो है वो राग है, और आपके गीत नृत्य है। राग को ही गीत कहा जा रहा है। नृत्य में परंपरागत परिधान, फूल, पत्ते, पंखों, आभूषणों से श्रृंगार करने और सजने संवरने का भी परंपरा देखने को मिलता है। जनजातीय परिवार में प्रायः मांसाहारी होते हैं। जनजातीय परिवार केवल ताना भगत और सापाहोड़ समूह मांस मदिरा से परहेज रखते हैं। तो ताना भगत और सापाहोड़ समूह जो है वो मांस मदिरा और इन सभी से जो आपका परहेज रखते हैं, बाकी बात सभी मांसाहारी होते हैं। जनजातियों के ग्रामीण जीवन में हाट का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, और हाट जो है वो आपका साप्ताहिक या फिर पाक्षिक लगता है हाट। राजनीतिक जीवन देख लीजिए जनजातियों का, तो बोला जाता है कि झारखंड का जनजातीय समाज प्रारंभ से गणतंत्र का पोषक रहा है, और ये राजा भी रहे हैं, प्रशासक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं, किंतु कभी इनका राजतंत्र देखने को नहीं मिला है। झारखंड की जनजातियों के राज्य का संचालन जो है वो पंचायती व्यवस्था के आधार पर चलता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पढ़ा पंचायत हो या परगना पंचायत हो। झारखंड की अनेक लघु और कम विकसित जनजातियों में सिर्फ ग्राम स्तर पे जाति पंचायत यानी कि जाति गोठ देखने को मिलती है, और जो जो जितना ज़्यादा विकसित होगा वहाँ पे ग्राम स्तर, पढ़ा स्तर और आपका जो है वो राज्य स्तर भी देखने को मिलेंगे। खरवार जनजाति में 4 गांव पर चट्टी, 5 गांव पे पचीरा और 7 गांव पे सतोरा संगठन होता है। तो ये खरवार जनजाति में है। वहीं बंजारा जनजाति में सामुदायिक परिषद एवं बंजारा संघ होता है। चीख बड़ाई जनजाति का अंतग्राम परिषद ही समाज पर नियंत्रण रखता है, जबकि करमाली जनजाति में गांव स्तर पर जातीय पंचायत, 7 गांव का सतगवैया और 22 गांव मिलकर 22 जो शीर्ष संगठन पंचायत होती है। तो ये सभी भी याद रखिएगा, याद तो नहीं होगा हमको भी पता है, लेकिन सुन लीजिए। खड़े जनजाति के लोग
जो खड़ी जनजाति के केवल गांव स्तर पे पढ़ा पंचायत होती है, जबकि खोंड जनजाति की जो अंतः ग्रामीय पंचायत गोटिया होती है। तो खोंड जनजाति का जो अंतः ग्राम पंचायत है वो गोटिया कहलाती है, और खड़ी जनजाति के जो है केवल गांव स्तर पे ही आपका पाड़ा पंचायत होता है। कितना बड़ा नोट्स है इसका जनजातियों वाला। फिर देख लीजिए, झारखंड के संथाल, उरांव, हो और मुंडा जनजाति में व्यवस्थित विकसित और प्रभावी शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। संथाल जनजाति का संगठन परगना कहलाता है, जिसका प्रधान जो परगनित होता है, जबकि उरांव ग्राम पंचायत का संचालन जो है वो महतो के द्वारा किया जाता है। उरांव के पढ़ा का मुखिया जो है वो पढ़ा राजा होता है। हो जनजाति का संगठन वो जो है वो पीड़ कहलाता है, जिसका प्रधान जो है वो मानकी होता है। और मुंडा जो है वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो मुंडा ग्राम पंचायत का मुखिया मुंडा होता है, और अंतर्याम्य पंचायत के रूप में मुंडा पढ़ा या फिर मानकी पट्टी होता है। जनजातियों की झारखंड की जनजातियों में प्रचलित शासन व्यवस्था के द्वारा ही इनके विवादों का जो है वो निपटारा किया जाता है। आर्थिक जुर्माना, शारीरिक दंड और जो है समाज से बहिष्कृत करने की जो सज़ा है, इनको देने का प्रावधान है। संथाल जनजाति में प्रचलित बिटलाहा शब्द जो सबसे कठोर सज़ा है, एक तरह से ये सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाता है, इसमें सामाजिक बहिष्कार है ये। तो ये देख लीजिए, ये टॉपिक था आपका झारखंड का जनजाति वाला। तो झारखंड का जनजाति का हम लोग डिटेल से देखें, इनका राजनीतिक जीवन देखें, इनका धार्मिक व्यवस्था देखें, इनका आर्थिक व्यवस्था देखें, इनका हम लोग विवाह संस्कार परंपरा जो था वो देखें हम लोग, इसका समाज और संस्कृति की चर्चा किए, इसका भाषा हम लोग देखें, इसके बाद इनके प्रजातीय तत्वों के आधार पर इनका विविधता देखें, इनका इतिहास देखें। उसके बाद जो है वो आपका हम लोग एक सामान्य जानकारी देखे थे कि जो आपका झारखंड में जनजाति है, तो झारखंड के आदिवासी के बारे में हम लोग एक सामान्य इंट्रोडक्शन भी देखे थे। तो ये टॉपिक हो गया झारखंड के आदिवासी, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक था, और इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट किए हैं, झारखंड के आदिवासी। आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा। तो झारखंड के आदिवासी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आपका 2 टॉपिक यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर हम लोग देखें तो ये आपका पहला टॉपिक झारखंड का इतिहास, जिसमें हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था को कंप्लीट किए। भाग 2 में, भाग बी में हम लोग झारखंड आंदोलन, जिसमें हम लोग झारखंड के आदिवासी, इसको पढ़े। अब हम लोग एक टॉपिक और को जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है वो एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं, जिसका नाम क्या है, झारखंड की विशिष्ट पहचान। और इसमें हम लोग जनजातियों की भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, और झारखंड की सामाजिक स्थिति के हम लोग देखते हैं। तो झारखंड की जो अलग अलग जनजाति हैं, उन सभी जनजातियों का क्या क्या भाषा है वो देखते हैं, उनकी बोली क्या है, उनकी भाषा क्या है, और उनका भाषा किस भाषा समूह से वो जुड़े हुए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो कुरुक जनजाति की बात करें, सबसे पहले हम लोग उरांव जनजाति की बात करते हैं। तो उरांव जनजाति का जो भाषा है वो कुरुक भाषा है, और ये द्रविड़ भाषा समूह से जुड़ा हुआ है। वहीं माल पहाड़िया और सोरैया पहाड़िया की बात करें तो ये आपका मालतो भाषा बोलते हैं, और ये द्रविड़ भाषा समूह से जुड़े हुए हैं। खोंड जनजाति गोंडी भाषा बोलते हैं, और ये द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा खड़िया जनजाति जो है वो आपका खड़िया भाषा बोलते हैं, मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से जुड़े हुए हैं। हो जनजाति हो भाषा बोलते हैं, और ये आपका मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। कोरा जनजाति ये आपका कोरा भाषा बोलता है, जो कि मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक से ये आपका जुड़ा हुआ है। वहीं संथाल जनजाति संथाली भाषा बोलता है, जो कि आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक से जुड़ा हुआ है। मुंडा जनजाति किसान जनजाति भूमि जनजाति ये मुंडारी भाषा बोलता है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक से जुड़ा हुआ है। असुर जनजाति असुरी भाषा बोलता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक से जुड़ा हुआ है। बिरहोर जनजाति बिरहोरी भाषा बोलता है, ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक से जुड़ा हुआ है। खरवार जनजाति खेरवारी भाषा बोलता है, ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कोल जनजाति कोल भाषा बोलता है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक से जुड़ा हुआ है। करमाली जनजाति आपका खोट्टा बोलता है, ये आपका इंडो आर्यन से जुड़ा हुआ है। तो एक ही जनजाति जो है खोट्टा भाषा बोल रहा है। फिर देख लीजिए कवर जनजाति ये कवराती या फिर सादरी भाषा बोलती है, जो कि इंडो आर्यन है, भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है। लोहरा जनजाति चेरो जनजाति बिंझिया और गुड़ाई जनजाति सदानी भाषा बोलता है, जो कि इंडो आर्यन से संबंधित है। और चीक बड़ाई जनजाति जो है वो आपका नागपुरी भाषा बोलता है, तो ये आपका इंडो आर्यन से भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिएगा झारखंड में इंडो आर्यन ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा द्रविडियन, तो ये 4 को भाषा परिवार झारखंड में देखने को मिलेगा। पहला है द्रविड़, दूसरा है मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी है, ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक से जुड़ा हुआ है। तीसरा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक है, और चौथा आपका इंडो आर्यन है। क्लियर, ये आपको 4 को देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिएगा
जैसे द्रविड़ का 3 गो है, उरांव है, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया और आपका गोंड है, ये तीनों द्रविड़ से है, तो द्रविड़ का बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसके अलावा मुंडारी का भी ज़्यादा नहीं है, जैसे खड़िया है, हो है, कोरा है, ये आपका मुंडारी से हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है वो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक से है और इंडो आर्यन से भी 3-4 गो है, वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक, ज़्यादा नहीं है। तो खोटा भाषा ये कुरमाली जनजाति बोलते हैं, जो कि आपका इंडो आर्यन भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है आपका लोक साहित्य। और लोक साहित्य में हम लोग आज लोक चित्रकला और आपका शिल्पकला को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लोक चित्रकला की बात करते हैं। लोक चित्रकला में हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका कोहबर चित्रकला, इसको देखते हैं। तो चित्रकला में जो आपका लोक चित्रकला है, इसमें हम लोग कोहबर चित्रकला को पढ़ेंगे। कोहबर का सामान्य अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा होता है। तो कोहबर का सामान्य अर्थ गुफा में विवाहित जोड़ा होता है। विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण किया जाता है, विवाहित महिला के द्वारा। इसमें घर आंगन में ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्ती, पेड़ पौधे और नर नारी का चित्रण देखने को मिलता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसमें सिक्की देवी का चित्रण देखने को मिलता है। और कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया था, 2020 में। यह हो गया कोहबर चित्रकला के बारे में। नेक्स्ट देख लीजिए आपका जादो पटिया चित्रकला के बारे में। तो बोला जाता है जादो, जिसका मतलब होता है चित्रकार, और पटिया इसका मतलब होता है कागज़ या फिर कपड़ा के छोटे टुकड़े। तो जादो पटिया यानी कि चित्रकार और कागज़ या फिर कपड़ा का टुकड़ा, इसको जोड़कर बनाया गया है। और ये बनाया जाने वाला यानी कि कागज़, और देखो जादो पटिया, जादो मतलब चित्रकार और पटिया मतलब कागज़ या फिर कपड़ा का छोटा टुकड़ा, इन दोनों को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्र फलक है। यह चित्रकारी मुख्यतः संथालों में ये जो है वो प्रचलित है, वो आपका बिरहोर में, और ये आपका संथालों में। इस चित्रकला में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर निर्मित 15 से 20 फीट चौड़ी पट्टों पर चित्रकारी की जाती है। और प्रत्येक पट पर 4 से लेकर 16 गो चित्र बनाया जाता है। इसमें चित्रकारी हेतु मुख्य रूप से लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंगों का प्रयोग होता है। इसमें बाघ, देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का यहाँ पे चित्रण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, इन चित्रों की रचना करने वाले संथाली भाषा को जादू कहते हैं, जादो। और यह चित्रकला दुमका और जामताड़ा में बहुत ज़्यादा है, प्रचलित है। इसके अलावा एक और आपका चित्रकला है जिसको लोग बोलते हैं सोहराई चित्रकला। तो यह चित्रकारी सोहराई पर्व से जुड़ी हुई है। और यह चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई और पुताई से शुरू होता है। इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापिता और पशुपति का चित्रण देखने को मिलता है, तथा पशुपति का सांड की पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है। मंझू सोहराई तथा कुर्मी सोहराई इस चित्रकला की 2 प्रमुख जो है वो शैली है, मंझू सोहराई और आपका कुर्मी सोहराई। इसके अलावा देख लीजिए यह चित्रकला जो है वो हजारीबाग जिला में भी अत्यंत प्रसिद्ध है। सोहराई चित्रकला को 2020 में जीआई टैग मिला है भौगोलिक सांकेतिक के आधार पर। यह झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाले पहला जीआई टैग है। और किसी भी सोहराई कला विकास सहयोगी समिति हजारीबाग द्वारा आयोजन किया गया था। तो इसके लिए जो है वो सोहराई कला विकास सहयोगी समिति हजारीबाग के द्वारा आयोजन दिया गया था। और झारखंड में सबसे पहले जीआई टैग जो है वो सोहराई चित्रकला को मिला है, जो है वो आपका भौगोलिक संकेतक के रूप में दिया गया है। चौथा आपका चित्रकला है वो आपका पैतकर चित्रकला है। और बोला जाता है यह चित्रकारी अम्माडूबी सिंहभूम गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है, और जिसके कारण इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है, और यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है। माना जाता है कि इसकी जो शुरुआत है वो आपका सबर जनजाति के द्वारा किया गया था। इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है, पैतकर चित्रकला को। यह चित्रकला जो है वो गरुड़ पुराण में भी देखने को मिलता है। और यह चित्रकला अतिरिक्त यह चित्रकला जो है वो बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अलावा ये बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों के द्वारा विभिन्न कहानियाँ और स्थानीय रीति रिवाजों का वर्णन किया जाता है, और इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का जो वर्णन किया जाता है पैतकर चित्रकला में, ठीक है। एक नेक्स्ट है आपका राणा, तेली एवं प्रजापति चित्रकला। तो 4 गो चित्रकला उधर था, ये 5वां नंबर का चित्रकला है, राणा, तेली एवं प्रजापति चित्रकला। तो बोला जाता है कि इन 3 चित्रकलाओं का जो प्रयोग है वो उक्त 3 उपजातियों के द्वारा किया जाता है।
3 गो अलग अलग उपजातियों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 3 गो आपका चित्रकला है, राणा चित्रकला, तेलियु चित्रकला और आपका प्रजापति चित्रकला। इसमें 3 गो चित्रकला है। और इस चित्रकला में पशुपति यानी कि भगवान शिव और पशुओं और पेड़ पौधे के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें पशुपति को यानी भगवान शिव को पशुओं और पेड़ पौधे के देवता के रूप में इसमें प्रदर्शित किया जाता है। और इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका गंजू चित्रकला। और जो गंजू चित्रकला है ये बताया जाता है कि इस कला में पशुओं, वन्य और पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है। और इसके माध्यम से और इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आप आइए, आपका वो है भित्ति चित्रकला। तो बोला जाता है कि यह चित्रकारी जो है वो घरों की दीवारों में वॉल पेंटिंग के रूप में की जाती है। और इस चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और वर्ष 1940 ईस्वी में संथाल परगना के उपायुक्त, जिनका नाम था डब्ल्यू सी आर्चर, इसने अपनी पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजाति के द्वारा किए जाने वाले भित्तों का जो वर्णन किया था। नेक्स्ट देखिए, संथाल समाज के लोगों का मानना है कि यह चित्रकला उनके प्राचीन चाय चंपाडंग हजारीबाग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो संथाल समाज के लोगों का मानना है कि ये जो चित्रकारी है, भित्ति चित्रकारी, ये आपका उनके प्राचीन चाय चंपाडंग हजारीबाग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और यह चित्रकला मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इसके अतिरिक्त इसका जो प्रचलन है वो छोटानागपुर क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। संथाल परगना क्षेत्र इसमें प्राचीनता का भाव व्याप्त है। और इसमें आकृति विक्त जो है वो प्रधानता, इसमें आकृति अलग अलग डिजाइन बनाया जाता है। और इस चित्रकारी के चित्र में उभार पाए जाते हैं। छोटानागपुर क्षेत्र इसमें आधुनिकता का भाव व्याप्त है और इसमें रंगों की प्रधानता है। और इस चित्रकारी के चित्र समतल होते हैं। ठीक है, तो संथाल परगना में जो चित्र बनाया जाता है वहाँ पे आपका आकृति की प्रधानता होती है और इसमें चित्रकारी के चित्र में उभार पाया जाता है। जबकि छोटानागपुर में जो आपका ये चित्र बनाया जाता है इसमें रंगों की प्रधानता होती है और चित्रकारी के चित्र जो होते हैं वो समतल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और आपका चित्रकला है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रो आर्ट चित्रकला। तो स्ट्रो आर्ट चित्रकला, इसके बारे में देखिए, यह झारखंड में विकसित की गई नई जो है वो चित्रकारी है। और इस चित्रकारी में धान के पुआल का चित्रण किया जाता है। और इसमें पहले पुआल की परत को फैलाकर व ताप देकर समतल किया जाता है जिसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। तो जो आपका धान का जो पुआल है ना, उसके ऊपर चित्रकारी किया जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रो आर्ट चित्रकला। अंत में चित्र को काटकर अलग कर लिया जाता है तथा किसी रंगीली पृष्ठभूमि, सामान्यतः काले रंग की पृष्ठभूमि में चिपकाकर जो है वो मढ़ दिया जाता है। और देखिए बैद्यनाथ चित्रकला, ये भी पढ़ लीजिए। बोला जाता है कि यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है, एकदम नया। यह चित्रकला बैद्यनाथ धाम मंदिर के आसपास प्रचलित है। इस चित्रकारी में बैद्यनाथ धाम मंदिर की परंपराओं जैसे कि कांवड़ यात्रा, शिव बारात, रुद्राभिषेक आदि का चित्रांकन देखने को मिलता है। इसके अलावा इस चित्रकला का जो विकास है वो नरेंद्र पंजियारा ने किया था। और नरेंद्र पंजियारा को 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से हम लोग का जो ये आपका चित्रकला वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा शिल्पकला की ओर चलते हैं। चित्रकला के बाद शिल्पकला की ओर चलते हैं। तो चित्रकला के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शिल्पकला की ओर चलते हैं। तो शिल्पकला में सबसे पहले हम लोगों को डोकरा कला के बारे में पढ़ना है। डोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है जो झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यह एक धातु शिल्प कला है जिसे स्थानीय भाषा में सीढ़े, पेड़ू तथा धरवा या फिर घरवा कहा जाता है। यह भारत के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। इसमें पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। और इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का भी प्रयोग किया जाता है। तांबा, जस्ता, रांगा यानी कि टीन आदि धातुओं के मिश्रण को ढलाई करके मूर्तियां, बर्तन और अन्य सामान बनाए जाते हैं। और पैला का निर्माण डोकरा कला के द्वारा किया जाता है। पैला का भी निर्माण, इस कला का जो उपयोग करके निर्मित मूर्ति का सबसे प्राचीन उदाहरण मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती हुई जो है लड़की की जो है प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली है। तो इस कला का यानी कि जो आपका डोकरा कला है इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो आपका मोहनजोदड़ो में मिला ना कांसे की नर्तकी, वो है। इस कला का जो संबंध है जो आपका संबंध जो है वो मलेर जनजाति से है।
झारखंड राज्य में डोकरा कला 5 क्लस्टर विद्यमान है, जिसमें हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम जिला शामिल है। झारखंड सरकार के हस्तकरघा निदेशालय रेशम उत्पादन एवं हस्तशिल्प उद्योग विभाग के द्वारा कला मंदिर जमशेदपुर के सहयोग से ढोकरा कला को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ढोकरा कला को विकसित करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा हस्तकरघा निदेशालय रेशम उत्पादन एवं हस्तशिल्प उद्योग विभाग के द्वारा कला मंदिर जो कि जमशेदपुर में है उसके सहयोग से ये इस कला को विकसित करने का प्रयोग जो है वो प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट चलिए आपका मुखौटा शिल्प। तो इस शिल्प कला का जो सर्वाधिक विकास जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में हुआ है और सरायकेला खरसावां क्षेत्र में छऊ जो नृत्य है, छऊ नृत्य हेतु अनिवार्य जो आपका मुखेटा का निर्माण किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मुखेटा शिल्प। इस कला के तहत मुखेटे का निर्माण मिट्टी से किया जाता है तथा सजावट हेतु कागज के प्रयोग का भी प्रयोग किया जाता है। मुखौटा का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को महापात्रा, महाराणा या फिर सूत्रधार कहा जाता है। कांसी घास शिल्पकला यह शिल्पकारी राज्य संथाल परगना क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इस शिल्पकारी में घास से कई उपयोगी वस्तुओं व खिलौनों का जो है वो निर्माण किया जाता है और इस शिल्पकारी का जो प्रयोग है वो आपका वर्षा ऋतु में सर्वाधिक बार किया जाता है। और झारखंड में सुबई घास यानी कि जंगली घास से कटोरा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका बाँस शिल्प। तो बाँस शिल्पकारी से राज्य की महली जनजाति के लोगों को निपुण माना जाता है। बाँस शिल्पकारी में महली जनजाति को निपुण माना जाता है। महली जनजाति के लोग बाँस की टोकरी बनाने में निपुण होते हैं। अंततः इन्हें सरल कारीगर या फिर शिल्पकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। झारखंड में बिरहोर, गोंड व पहाड़िया जनजाति के लोग भी बाँस से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। बाँस से निर्मित विशेष प्रकार के छाता को झारखंड में चातोम कहा जाता है। चातोम। और नोट, झारखंड में गुंगू पत्ता या फिर जो केंदू पत्ता है इसका प्रयोग करके छाता को चुकरी कहा जाता है। तो झारखंड में गुंगू पत्ता या फिर केंदू पत्ता के द्वारा जो निर्मित छाता है उसको चुकरी कहते हैं और बाँस से बने हुए जो है छाता को हम लोग चातोम कहते हैं। इसके अलावा मृन शिल्प ये भी झारखंड में बहुत देखने को मिलता है। तो झारखंड की मृन शिल्प ये भी काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है और झारखंड की जनजातियों में पक्व एवं अपक्व यानी पके हुए और अर्ध पके हुए मिट्टी के बने पात्रों का अपना स्थान है और ये आपका मृन पात्र मृन शिल्पों के अनुपम उदाहरण देखने को मिलते हैं। झारखंड में आज भी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, खिलौने तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं हाथ से तैयार की जाती है और मृन शिल्प में मिट्टी की सामग्री तैयार करने हेतु सर्वप्रथम मिट्टी को तैयार किया जाता है। फिर मिट्टी को चलते चाक पर रखकर विभिन्न आकार के जो है वो स्वरूप और बर्तन उंगलियों की सहायता से बनाई जाती है। उंगलियों की सहायता से उसको गोल गोल घुमाया जाता है और बनाया जाता है अलग अलग डिजाइन। गुलदस्तों वगैरह पर सजावट करने के लिए इन पर विभिन्न आकृतियाँ एवं फूल पत्तियाँ हाथ से बनाकर चिपकाई जाती है, जिसे हम लोग ल्यूटिंग कहते हैं। मिट्टी से तैयार सामग्रियों को छाया में सुखाने के पश्चात भट्टी में पकाया जाता है। उसके बाद मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने आदि पूरी तरह से हाथ से ये बनाए जाते हैं। इनमें चाक की सहायता ना लेकर विभिन्न आकार की छुरियों एवं सुओं की सहायता से इन्हें आकार प्रदान किया जाता है। झारखंड में मृन शिल्प के कार्य प्राय सभी जिलों में होता है, किंतु रांची, लोहरदगा, देवघर, दुमका आदि में इन जगहों में शिल्प की जो है विशेष पहचान स्थापित की गई है। झारखंड में मृन शिल्प को बढ़ावा देने के लिए माटी कला बोर्ड ये इसकी गठन किया गया था। तो मृन शिल्प को ही बढ़ाने के लिए माटी कला बोर्ड का स्थापना किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक हम लोगों का ये जो आपका पेपर 2 झारखंड जीएस है इसका जो टेस्ट नंबर 2 है इसका पहला पार्ट अभी आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ें एक बार हम लोग उसको देख लें। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो आज हम लोग भाग ए में झारखंड का इतिहास पढ़े, जिसमें हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में जाने। उसके बाद भाग बी में हम लोग झारखंड आंदोलन, जिसमें हम लोग झारखंड के आदिवासी के बारे में पढ़े। भाग सी में हम लोग झारखंड की विशेष पहचान देखें, जिसमें हम लोग जनजातियों की अलग अलग जो भाषाएं हैं और झारखंड की सामाजिक स्थिति जो है उसको जाने। भाग डी भी हम लोग पढ़ लिए, जिसमें हम लोग लोक साहित्य देखें, जिसमें हम लोग लोक चित्रकला और आपका शिल्पकला के बारे में पढ़ें। अब हम लोग पार्ट 2 में हम लोग झारखंड का साहित्य और साहित्यकार देखेंगे, प्रमुख शिक्षण संस्थान देखेंगे। इन सभी को देखते देखते हम लोग जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये जो टॉपिक है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 4 पार्ट में। ठीक है, तो बस आप वीडियो में बने रहिए, लगातार इसको देखते रहिए और इसके नोट्स को याद करते चले जाइए अपने स्तर पे। आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।